हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप झा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पर। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टोइक्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टोइक्योमेट्री केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लें, क्योंकि इसके बगैर हम शायद ही कोई चैप्टर होगा केमिस्ट्री का जिसको कि हम पढ़ सकते हैं। स्टोइक्योमेट्री वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं, या कह लें कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक स्टोइक्यू प्लस मेट्री, इसको लिख लेते हैं स्टोइक्यू प्लस मेट्री। ये जो स्टोइक्यू वर्ड है ये ग्रीक वर्ड स्टोइक्योन से आया है, स्टोइक्योन। और ये जो मेट्री वर्ड है ये आया है मेट्रॉन से, जहाँ पर इस स्टोइक्योन का मतलब जो होता है वो होता है एलिमेंट्स, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेज़र करना, मेज़र। तो कहीं ना कहीं स्टोइक्योमेट्री का क्या अर्थ हो गया, एलिमेंट्स का मेज़र करना, मेज़रमेंट करना कि कितना मात्रा में कोई एलिमेंट्स किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर खर्च होता है, रिएक्ट करता है, और कितना मात्रा में वो नए एलिमेंट्स जो भी कंपाउंड बनते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं। या और आसान भाषा में कहें या और बढ़िया से इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि स्टोइक्योमेट्री के अंदर हम लोग कितनी मात्रा में कोई रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, रिएक्ट करता है, खर्च होता है, और कितनी मात्रा में प्रोडक्ट बनता है, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप चाहे इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर डिफाइन करना चाहें या इसका लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें, इट इज़ द क्वांटिटेटिव study of amount of reactant reacted or consumed and product formed in a chemical reaction। समझ गए क्या है ये स्टोइक्योमेट्री? इट इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड और कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितनी मात्रा में कितना किसी रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो खर्च हुआ है, रिएक्ट हुआ है, और कितनी मात्रा में कितना अमाउंट उसका प्रोडक्ट का बना है, इसको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री। इतना आप लिख लें, उसके बाद हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप एक रिएक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जैसे CH4 गैस प्लस O2 गैस, ये देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस और प्लस H2O गैस, पानी। हम जानते हैं कि मीथेन को जब हम ऑक्सीजन में बंद करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। सबसे पहले हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायोलेशन नहीं हो, उसको ये सेटिस्फाई करे। एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इसको 4 कर लें। अब उधर 2 ऑक्सीजन उधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन, तो 2 4 इधर ऑक्सीजन हो गया। ये जो 2 पीछे लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। आप अलजेब्रा में पढ़ते थे 2x + 3y, इसमें x का कॉफिशिएंट क्या होता था, 2, y का 3, तो वही कॉफिशिएंट ये भी है। चूँकि ये स्टोइक्योमेट्री में पढ़ रहे हैं तो इसका एक खास नाम दे दिया, कहा गया इसको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये यहाँ भी है, ये भी यही स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ही भी है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे 1x के पीछे 1 होता था, 1x को x तो लिखते ही हैं, जिसके पीछे कुछ नहीं हो उसको हम 1 मानते हैं, मतलब 1 होता है, 1 लिखते नहीं है, मानते क्या है, होता ही 1 है।
इसके पीछे भी कुछ नहीं है, तो इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो मीथेन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ऑक्सीजन का 2, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 और वाटर का 2। अब सवाल उठता है कि इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, वही पढ़ना होता है हमें स्टोइकोमेट्री के अंदर, और उसी का उपयोग करेंगे हम लोग आगे, तो उससे बाकी का काम हमारा चलेगा। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं वो हम ये मान सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है CH4 का, 2 मॉलिक्यूल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक मॉलिक्यूल CO2 का और 2 मॉलिक्यूल H2O का दे रहा है। ठीक है, तो इसी बात को लिख लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 reacts with 2 molecules of O2 to give 1 molecule of carbon dioxide gas and 2 molecules of water। ये हमने वही लिखा है जो हमने अभी आपको बताया कि 1 मोल CH4 का 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल CO2 का और 2 मोल H2O का बना रहा है। और ये ध्यान रखना है कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो डेटा दी गई रहती है रिएक्टेंट का, वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो रहा है, कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली खर्च हो जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा है दोनों में से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यही मतलब है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये हुआ कि 1 मॉलिक्यूल इसका, इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ खर्च हो रहा है और 1 मॉलिक्यूल उसका, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल उसका बना रहा है। दूसरा, हम चाहे तो इसको मोल के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसको मान सकते हैं कि 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बना रहा है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of O2 to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water, 2 moles of water। ठीक है, तो एक मतलब इसका ये हो जाता है, हमें जब जरूरत होगी मॉलिक्यूल्स का हम लोग मॉलिक्यूल मान लेंगे इसको, जब जरूरत होगी मोल्स का हम लोग 1 मोल मॉलिक्यूल्स मान लेंगे इसको। हमें रिएक्शन में जब जितनी जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा मान करके हम लोग काम करेंगे। इतना नोट डाउन कर ले, फिर हम अगली बताते हैं इसकी। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम लोग तीसरा इन्फॉर्मेशन जो निकाल सकते हैं वो इसके मास, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास ले लें और उसको रिलेट कर दें तो भी हो सकता है। आप जानते हैं कि 1 मॉलिक्यूल है CH4 का, 1 मॉलिक्यूल CH4 का मास कितना होगा, 12 + 4 16 mu। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 16 mu ऑफ CH4 मीथेन रिएक्ट्स विद, ऑक्सीजन का देखिए तो एक का होता है 16, एक ऑक्सीजन एटम का, 2 है तो 32 हुआ, और ये 2 मोल है तो 32 × 2 64 mu हो गया। 64 mu के साथ मतलब 16 mu ऑफ CH4 मीथेन का ऑक्सीजन के 64 mu के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, कंप्लीटली कंबाइन कर जाता है, रिएक्ट्स विद 64 mu ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव, ये कितना हो जाएगा 12 + 16 × 32 44। तो इसको भी कर लें 44 mu ऑफ CO2 एंड वाटर कितना है, एक वाटर मॉलिक्यूल का वजन होता है 2 + 16 18 हो गया, और 2 है तो 18 2 जा 36 mu ऑफ H2O गैस। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 16 mu ऑफ CH4 reacts with 64 mu ऑफ O2 to give 44 mu ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 mu ऑफ H2O, अगर हम जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूलर मास को कंसीडर करके बताना चाहें। अब हम इसको 1 मोल मॉलिक्यूल भी तो मानते थे, इससे पहले तो लिखा कि 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करा है, इसका 1 मोल इसका 2 मोल दिया मतलब मिलता है हमें।
तो अगर 1 मोल इसका हम ले लें तो उसका मास यही 16 mu के बजाय क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास में कैसे बदलते हैं, mu को बदल के ग्राम कर दो, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस हम इसका मोलर मास कंसिडर कर लेते हैं और mu की जगह ग्राम लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ, और ये सब हम बदलना जो है मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास में पिछले क्लास में सिखाए हैं, तो वो अगर किसी को नहीं पता हो तो देख सकते हैं पिछला लेक्चर। 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 16 ग्राम of CH4 reacts with 64 ग्राम of O2 to give 44 ग्राम of carbon dioxide CO2 gas and 36 ग्राम of वाटर। तो हम ये भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लिख लें इसको। जो पांचवा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो इसके वॉल्यूम को लेकर के निकाल सकते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल 1 मोल है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1 मोल कोई गैस है उसका वॉल्यूम कितना होता है, NTP ले लें या ओल्ड STP ले लें तो 22.4 लीटर। तो हम लिख सकते हैं कि एट NTP या ओल्ड STP क्या होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर। ये कितना हो जाएगा, 1 मोल गैस है तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या कि 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट्स विद ये 2 मोल है तो 22.4 इंटू 2 हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 44.8 लीटर ऑफ O2 गैस टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 है तो इसका फिर से वही हो जाएगा 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस एंड 44.8, ये 2 मोल है तो 4.8 हो जाएगा, 44.8 लीटर ऑफ H2O गैस। और हम जानते हैं कि STP 2 तरह का हम लोगों ने पढ़ा था, नया जो NCERT में दे दिया है वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार, जिसको हम न्यू STP कह सकते हैं। तो एट न्यू STP जिसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर, थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें क्या होता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा अंत बढ़ जाता है, इसे 22.7 लीटर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं एट न्यू STP 22.7 लीटर ऑफ CH4 गैस रिएक्ट्स विद 2 मोल है तो 22.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 45.4 लीटर ऑफ O2 gas to give 22.7 liter of carbon dioxide gas and 45.4 liter of H2O गैस। ये हम ऐसे भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। अब देखिए 7th इंफॉर्मेशन अगर हम इससे निकालना चाहें तो वॉल्यूम का ही इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। जिस रेशियो में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी रेशियो में हम वॉल्यूम को भी ले सकते हैं। एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि गैस है तो गैस का जो वॉल्यूम होता है ना उसका टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर हो, खाली फिक्स हो, तो उस पर हम कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 वॉल्यूम ऑफ O2 टू गिव 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। जिस रेशियो में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी रेशियो में। आप मोल का और मॉलिक्यूल का देखेंगे तो वो भी इसी रेशियो में था। इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल बनाता है, इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल इसका 2 मोल बनाता है। वॉल्यूम में भी ऐसा कर सकते हैं, इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है, इसका 1 वॉल्यूम इसका 2 वॉल्यूम देता है। कोई ज़रूरत नहीं है वो 22.4 लीटर और 22.7 लीटर वाली इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखने की या उससे गणना करने की, उससे कैलकुलेशन करने की।
क्योंकि वो बता दिया मैंने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है या वो जानकारी है, पता होना चाहिए आपको। पर जब सवाल बनाना हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका उपयोग करें। आप सिंपली इसको क्या करें, 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 गैस reacts with 2 volume of O2 gas to give 1 volume of carbon dioxide and 2 volume of H2O। अब कहेंगे ये वॉल्यूम क्या आप बता दिए, कुछ नहीं, आप इसका कुछ भी वॉल्यूम ले लें। इसका मान लो आपने लिख दिया कि CH4 गैस प्लस 2O2 गैस है, और ये दे रहा है CO2 गैस और प्लस 2H2O गैस। वाटर अभी गैसेस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में है। तो अब आप इसका मान लो कुछ भी ले लिया, मैंने वॉल्यूम का वैल्यू ले लिया 5 ml। तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करता है। तो इसका 5 ml, इसके 1 वॉल्यूम का वैल्यू कितना हुआ 5 ml, तो 2 वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 ml। इसका 5 ml इसका 10 ml के साथ कम्प्लीटली खर्च होगा, रिएक्ट करेगा। पर ध्यान रखना है कि टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो लेकिन फिक्स हो, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका कितना बनता है 1 वॉल्यूम, तो इसका 5 ml बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका 2 वॉल्यूम बनता है तो 10 ml बाद पानी बनेगा। या कुछ भी ले लें आप, ले लें 2 लीटर इसका, तो इसका 2 लीटर, तो इसका 4 लीटर, क्योंकि इसका 1 वॉल्यूम तो इसका 2 वॉल्यूम खर्च होता है। फिर इसका 1 वॉल्यूम बनता है, मतलब इसका 2 लीटर बनेगा, इसका 2 वॉल्यूम बनता है तो इसका 4 लीटर बनेगा। आप इस वॉल्यूम का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 5 ml 10 ml 100 ml कुछ भी डाल दें। तो अगर इसका 1 वॉल्यूम तो इसका ट्वाइस खर्च होगा, सिंपल सी बात है वॉल्यूम में भी। तो इसका आप 100 ml दिए तो इसका 200 ml, इसका फिर 100 ml बनेगा, इसका 200 ml बनेगा। इस तरीके से काम करना है, ना कि वो 22.4 लीटर या 22.7 लीटर का उपयोग करना है। आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब एक और एग्जांपल से हम लोग स्टोइकियोमेट्री को समझते हैं, इससे और क्लैरिटी आ जाएगी कि स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे हम उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें एक रिएक्शन है N2 + H2, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस क्या दे रहा है NH3 गैस, अमोनिया गैस। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन का रिएक्शन है। अब इसको अगर हम बैलेंस करें, देखो 2 N2 है, 2 N2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पीछे 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6, तो 2 हाइड्रोजन वैसे था, पीछे 3 लगा दिया तो 6 हो गया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही एलिमेंट बैलेंस हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना चाहें नाइट्रोजन गैस का, तो पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 1 होगा। हम लोग पिछले एग्जाम्पल में भी देखी थी, कुछ नहीं है पीछे, इसका मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है। और इसके पीछे 3 है तो 3 हो गया इसका स्टोइकियोमेट्रिक, इसके पीछे क्या है 2 है तो 2 हो गया इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसी के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। पहली बात तो जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स N2 का 3 मॉलिक्यूल्स H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स NH3 का दे रहा है। हम क्या कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम उतना बड़ा लैंग्वेज ना लिख करके सिंपली इसको लिखते हैं, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया डायग्राम ताकि आपको उतना लैंग्वेज नहीं लिखना पड़े। यहाँ आसपास यही लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स N2 का 3 मॉलिक्यूल्स H2 का रिएक्ट करके क्या दे रहा है हमें 2 मॉलिक्यूल्स NH3 का दे रहा है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है वही रेशियो आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी, वही मोल्स में भी आ जाएगा। हम इसको क्या मान सकते हैं कि 1 मोल्स N2 का, यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख दें तो समझ में आ जाएगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 मॉलिक्यूल्स और ये 2 मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में देखें तो क्या कह सकते हैं कि 1 मोल्स N2 का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ H2 से, और क्या बना रहा है ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। वही मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में अगर हम एक्सप्लेन करें तो मॉलिक्यूलर मास किस में होता है AMU में लिखते हैं हम लोग। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28 AMU ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद, अच्छा H2 का तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2 का कितना हो जाएगा 2, और 3 मॉलिक्यूल मतलब 3 मोल है या 3 मॉलिक्यूल है तो 3 2 जा 6 AMU हो जाएगा।
और यहीं फिर इसका देख लें तो कितना हो जाएगा 14 + 3 17 2 जा 34 AMU। तो हम क्या कर सकते हैं कि 28 AMU ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 6 AMU ऑफ H2 टू फॉर्म 34 AMU ऑफ अमोनिया गैस। और ये ध्यान रखना है कि 28 AMU N2 का 6 AMU H2 के साथ कंप्लीटली खर्च हो जा रहा है, कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है दोनों में से। ये जितना भी बैलेंस्ड केमिकल, ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस निकाल रहे हैं या इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो उसमें जो भी हम यहाँ डेटा लिख रहे हैं रिएक्टेंट का, ये इतने के साथ कंप्लीटली खर्च हो जाएगा। ये 1 मोल इसके 3 मोल के साथ कंप्लीटली खर्च हो जाएगा। वैसे ही इसका 28 AMU इसके 6 AMU के साथ कंप्लीटली खर्च हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मोलर मास में अगर हम करें तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल है कि जो AMU है उसको ग्राम कर दो, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस का 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या दे रहा है 34 ग्राम दे रहा है अमोनिया। यहाँ पर एक और बात अगर ध्यान दो तो देखो, रिएक्टेंट का अगर मास जोड़ोगे 28 + 6 34 आ रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि जितना रिएक्टेंट का मास खर्च हुआ है उतना ही प्रोडक्ट बना है। यही ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 28 ग्राम + 6 ग्राम 34 ग्राम। पर ये चीज़ मोल्स वाले मत अप्लाई करना है कि 1 + 3 4 होगा, ऐसा नहीं, 1 + 3 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं, मोल्स में नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स नहीं सीखे हम लोग, मास सीखे हैं, तो मास वाला केवल देखेंगे। इसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए अगली इन्फॉर्मेशन जो हम निकाल सकते हैं वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और तीनों ही मैंने वॉल्यूम का ही लिखा है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट एट एनी फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं NTP बोलते हैं या फिर ओल्ड STP बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर, मतलब ये क्या हो गया, न्यू STP हो गया। तो हम इस पर देखेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि वॉल्यूम अगर एट एनी कोई भी फिक्स टेम्परेचर प्रेशर केवल हो, तो गैसियस रिएक्शन जो है उसमें हम उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसा उसका रेशियो होता है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, उसी रेशियो में हम वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं। कह सकते हैं हम इसको कि नाइट्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब इस वॉल्यूम का वैल्यू आप कुछ भी ले लें, इसका मान लो हमने 10 ml ले लिया, तो इसका कितना हो जाएगा 30 ml। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन गैस अगर 10 ml है तो वो हाइड्रोजन गैस के 30 ml के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, और वो हमें क्या देगा 20 ml देगा अमोनिया। हम कुछ भी यहाँ 10 लीटर ले लें, 100 लीटर ले लें, तो ये 300 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये इसका 200 लीटर बनाएगा। ये ध्यान रखना कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स में फॉलो करता है वही वॉल्यूम में भी फॉलो होता है। ये कहाँ से आया है, तो ये एवोगाड्रो साहब का हाइपोथेसिस था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसी से आया है। आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े होंगे शुरू में, ठीक है। उस थ्योरी को अगर आप इस पर अप्लाई करें तो वो वहीं से चीज़ें आती हैं, और उसी का उपयोग अगर हम मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में करें, ठीक है ना, कि हम मान लें कि ये 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस का NTP पर, ओल्ड STP पर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो 1 मोल है N2, तो 22.4 लीटर ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल है, तो इसका मतलब 3 स्टोइकियोमेट्रिक या 3 मोल है, तो इसका कितना हो जाएगा 22.4 × 3 कितना हो जाएगा 67.2 लीटर। तो और ये कितना बनाएगा 44.8 लीटर, 2 मोल है, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है। तो आप ध्यान से देखें तो ये भी जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका भी है। अगर आपस में इनको हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें सबको, तो यही आएगा 132। और यही कारण है कि हम उसको सिंपली इस टर्म में यूज़ करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। क्या ज़रूरत है इतना बड़ा बड़ा वैल्यू लिख करके उसको कैलकुलेट करने की, इसलिए हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी का उपयोग करेंगे। ये बस जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। वहीं न्यू STP है, तो न्यू STP पे जो वॉल्यूम का रेशियो मतलब जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये हम जानते हैं न्यू STP पे कितना होता है 1 मोल गैस का वैल्यू 22.7 लीटर, तो ये इसका कितना हो जाएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो
7 3 या 21, 68.1 लीटर हो जाएगा। और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 45.4 लीटर। तो ये हम 7 इंफॉर्मेशन, जो 7 इंफॉर्मेशन 7 सूचना है, हम एक केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जहाँ पर जैसी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी हमें, जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में कोई न्यूमेरिकल्स में काम आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, तो उसी वही मान के चलेंगे। मोल्स की जरूरत पड़ी है तो मोल्स मान लेंगे, वॉल्यूम की जरूरत पड़ी है तो वॉल्यूम मान लेंगे, मास की जरूरत पड़ी है तो मास मान लेंगे, या इंटर रिलेट करने की आवश्यकता पड़ी है तो इंटर रिलेट कर देंगे। इंटर रिलेट करने के लिए आप ऑलरेडी मोल के अंदर पढ़ चुके फॉर्मूला की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स, मास का क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करते हैं, और फिर मास को आप वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी की सहायता से। तो वो सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हम अगर इसको समझ जाएं अच्छे से तो आराम से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं आगे। हमें ये जहाँ भी न्यूमेरिकल्स बनाने की ज़रूरत होगी, जहाँ भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता होगी, हमें काम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं वहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखें स्टोइकियोमेट्री के अंदर जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। नाम से क्लियर है, लिमिटिंग रिएजेंट कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लिमिट करता होगा। रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या होता है ये। द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, वह रिएक्टेंट जो कि कम मात्रा में पाया जाता है, इन लेसर अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड chemical equation which consumes first and limits the formation of product, formation of product called limiting reagent। तो क्या डेफिनेशन है इसका कि द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हिच कंज्यूम्स फर्स्ट एंड लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मतलब है इसका? द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, वह रिएक्टेंट जो कि कम मात्रा में है। मान लो दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन है उसमें दो रिएक्टेंट है ए और बी, आपस में रिएक्ट करें, उसका कुछ कुछ अमाउंट दिया हुआ है। स्वाभाविक है कि जो बराबर जरूरी नहीं है कि वो जितनी आवश्यकता है दोनों उतना ही होगा, कोई एक कम हो सकता है, एक कोई ज़्यादा हो सकता है। तो वह रिएक्टेंट जो कि कम मात्रा में है प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से वो कम है। तो ये जो रिएक्टेंट कम है या ज़्यादा है ये नॉर्मल कंपेरिजन नहीं है, ये तय होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ऐसा नहीं सोचना है कि 4 मोल एक का है दूसरे का 3 मोल है तो जो 3 मोल वाला है वो कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, नहीं, ये तय होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से। व्हिच कंज्यूम्स फर्स्ट, और जो कि कम होगा तो स्वाभाविक है कि वो पहले खर्च हो जाएगा रिएक्शन के अंदर, एंड लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब खर्च हो गया एक रिएक्टेंट कंप्लीटली, केवल दूसरा रिएक्टेंट बचा तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा? दूसरा कोई है ही नहीं उसके पास रिएक्शन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा। तो वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर देगा? लिमिट कर देगा, सीमित कर देगा, रोक देगा। कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या समझे कि वह रिएक्टेंट जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से कम है और वो कहीं ना कहीं क्या होता है रिएक्शन के अंदर पहले खर्च हो जा रहा है और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट कर दे रहा है, क्या फर्दर जो है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो उस रिएक्टेंट को, उस रिएजेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं।
और ये ध्यान रखना कि ये नॉर्मल कंपेरिजन नहीं है, मतलब हम इसको जैसे H2 गैस है प्लस O2 गैस और ये हमें दे रहा है H2O। अब इसको अगर हम बैलेंस कर ले तो बैलेंस सबसे पहले हम लोग जब भी लिमिटिंग एजेंट तय करेंगे या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग उसमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कर लेंगे, सबसे पहला जरूरी काम है कि उसको बैलेंस करना है। H2O2, H2 तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 ऑक्सीजन कर दिए तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो चलो 2 इधर भी लगा दो। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। अब इसके हिसाब से अगर हम इसका मोल का देख लें तो एज पर मान लो एज पर क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देता हूँ। एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है ये, इसका 2 मोल इसका 1 मोल के साथ कंप्लीटली खर्च हो रहा है और इसका क्या बना रहा है 2 मोल बना रहा है। आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 2 है, इसका 1 है और इसका 2 है। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि मान लो गिवन है क्वेश्चन में कि 4 मोल हाइड्रोजन का 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है अपना, अब कहेगी कौन है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट बना रहा है और कितना बना रहा है वो तो बात की बात है। सबसे पहली बात है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कम है कौन है। तो कौन कम है, देखने से लग रहा है ये 4 मोल है, ये 3 मोल है, ये कम है, पर ये नॉर्मल कंपेरिजन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये 4 मोल 3 मोल 3 कम है तो इसलिए कम हो गया, ऐसा नहीं है। हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से तय करेंगे, लिखा हुआ है कि कौन कम है। अब देखो यहाँ हम यहाँ केमिकल रिएक्शन पर अगर ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ कंप्लीटली खर्च हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। इस हिसाब से 4 मोल हाइड्रोजन को 2 मोल ही ऑक्सीजन चाहिए और ये है 3 मोल, तो ये तो एक्सेस हो गया। और ये क्या हो गया, कम पड़ गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ध्यान रखना है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो और अगर आप इसके लिए निकालना चाहो तो देखो 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 मोल को कितना चाहिए 6 मोल। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, 6 मोल है नहीं है, ये कम पड़ गया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग तय करते हैं। इसको लिख लीजिए, इसके बाद और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। तो एक और एग्जाम्पल से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिया है N2 नाइट्रोजन गैस प्लस H2 है, वो बना रहा है अमोनिया NH3। तो सबसे पहले हम लोग जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन कर लेते हैं। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पर 3 लगा दिया मैंने, तो ये कितना हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब अगर डेटा को यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है कि 6 मोल जो है नाइट्रोजन गैस है और 6 मोल ही हाइड्रोजन गैस है। तो देखने में तो कोई कम नहीं लग रहा है, पर देख करके हमें डिसाइड भी नहीं करना है। मान लो यहाँ ये 6 मोल होता, ये 5 मोल होता, हम कहते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसा नहीं करना है। ये नॉर्मल कंपेरिजन नहीं है, ध्यान रखना है कि कोई 6 मोल है या कोई 6 kg है, 5 kg है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि 5 kg वाला जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। ये एक अलग तरह का, इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमेशा तय होगा। आप चाहें तो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको खीर बनाना हो, आप पिकनिक पे गए हैं और घर से रेसिपी ले ली कि खीर बना कैसे, मतलब कोई भी अच्छी अगर खीर बनानी हो तो कैसे हम खीर बना सकते हैं। और आपको घर से क्या मिला, कहा गया कि 100 ग्राम चावल को अगर हम 1 लीटर दूध के साथ, मिल्क के साथ खीर बनाएं तो अच्छी खीर बनेगी। और आपने अपने किसी दोस्त को भेज दिया सामान लाने के लिए, वो गया मार्केट और उसने क्या किया, 1 किलोग्राम चावल ले लिया, राइस ले लिया और उसने क्या किया 5 लीटर दूध ले ली। अब बताओ आपको अगर खीर बनानी हो तो आप कितना अच्छी खीर बनानी हो तो आप कितना खीर बना पाएंगे। हम जानते हैं कि 100 ग्राम चावल को, 100 ग्राम राइस को क्या चाहिए 1 लीटर मिल्क, तो 5 लीटर मिल्क से हम अधिकतम 500 ग्राम चावल का ही खीर बना पाएंगे। जबकि यहाँ देखा जाए तो दूध ज़्यादा है पर लिमिटिंग रिएजेंट फिर भी यही है, फिर भी यही कम पड़ रहा है। दूध ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ 1 किलोग्राम है, 5 लीटर लगभग 5 किलोग्राम होता है, तो 5 लीटर दूध होने के बावजूद भी ये कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये नॉर्मल कंपैरिजन नहीं है कि 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम में कौन बड़ा है और उसको कौन छोटा है। जो छोटा है उसको कह देंगे, जो कम है उसको कह देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर है कि कितने चावल को कितने दूध की आवश्यकता पड़ेगी अच्छी खीर बनाने के लिए। अब हम जानते हैं कि 100 ग्राम चावल को 1 लीटर दूध चाहिए, तो 500 ग्राम को 5 लीटर चाहिए, तो 500 ग्राम चावल
का ही हम खीर बना पाएंगे, और 500 ग्राम चावल यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेस में रह जाएगा। यहाँ पर एक्सेस क्या हो जाएगा, 500 ग्राम चावल बच जाएगा अगर अच्छी खीर बनानी है तो, और दूध पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। अब बताओ 5 लीटर दूध होते हुए भी 1 किलोग्राम चावल से ये कम पड़ रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। तो इस तरह का कंपेरिजन है कि कितने को कितनी की आवश्यकता है, उस हिसाब से देखना है कि कौन कम पड़ रहा है। तो वो कितने को कितनी की आवश्यकता है ये हमें केमिकल रिएक्शन के अंदर जो बताएगा वो बताएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों संयोग से बराबर दे दिया है, दोनों 6 मोल दे दिया है। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देख लें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखें तो क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन। इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ N2 गैस रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ H2 गैस। ठीक है, 1 मोल N2 को क्या चाहिए, रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ H2 गैस टू कंज्यूम कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए। तो बताओ कितना मोल दिया हुआ है, 6 मोल। देयरफॉर एकदम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, 6 मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर कितना हो जाएगा, 1 मोल को चाहिए 3 मोल, तो 6 मोल को कितना चाहिए, 3 इंटू 6 इक्वल 18 मोल्स ऑफ H2 गैस। अब बताओ 18 मोल H2 गैस है हमारे पास, नहीं, केवल 6 मोल है। 6 मोल N2 को चाहिए, 6 मोल N2 को चाहिए 18 मोल हाइड्रोजन गैस, और 18 नहीं है, इसका मतलब ये कम पड़ रहा है। ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये क्या है, एक्सेस है। अब इसमें क्या कर सकता है, एक और सवाल पूछ सकता है, कहे कि बताओ कि कितना अमोनिया बनेगा, अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म ये दिया भी है यहाँ पर, कितना बनेगा। तो उसको निकालने का भी यही यूनिटरी मेथड का तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। हम क्या देखेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना है, लिमिटिंग रिएजेंट जो है उससे कैलकुलेट करेंगे कितना अमोनिया, क्योंकि यही कंप्लीटली खर्च हुआ है, इससे तय होगा। इसमें तो कुछ बच गया होगा, कुछ खर्च हुआ होगा और कुछ N2 का बच गया होगा, ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। उल्टा करके देखते हैं, 3 मोल H2 को चाहिए 1 मोल N2, तो लिख लो सिंस 3 मोल ऑफ N2, यहाँ लिख दो रिक्वायर, ऐसे भी बना सकते हो, 3 मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर। ठीक है, 3 मोल सॉरी H2 है यहाँ पे, 3 मोल ऑफ H2 रिक्वायर 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2। तो अब बताओ 1 मोल H2 को कितना चाहिए, ये 1/3 मोल को 1 चाहिए, तो 1 मोल को 1/3 यूनिटरी मेथड है। और कितना मोल दिया हुआ है डेटा, H2 कितना है, 6 मोल है, तो 6 मोल ऑफ H2 रिक्वायर कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 मोल ऑफ N2। ये यूनिट है मोल का, तो इसलिए MOL मोल भी यूज़ कर सकते हैं, या पूरा नाम लिखना है तो फिर 2 मोल्स लिखेंगे, MOLES। MOLE मोल जो है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करता है, या हाँ वही हुआ, तो उसका यूनिट होता है MOL मोल। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपली पूरा मोल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 मोल N2 रिक्वायर है इनको, 6 मोल ऑफ H2 को, तो 2 मोल इसका खर्च होगा, और एक्सेस कितना बच जाएगा, 4 मोल बच जाएगा N2, ध्यान रखना है। ये जो N2 है 6 मोल खर्च हो जाएगा, 4 मोल, 6 में से 2 मोल खर्च होगा, 4 मोल बच जाएगा, क्योंकि 6 मोल को 2 ही मोल चाहिए, 3 को चाहिए 1 मोल, तो 6 को चाहिए 2 मोल। बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो अब ये निकल गया कि कितना को कितना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसको पहले नोट डाउन कर लें। अब देखिए कितना अमोनिया बनाया है, ये कैलकुलेट हम हमेशा उससे करेंगे जो कम्प्लीटली खर्च हो गया है। ये लिमिटिंग रिएजेंट जो है हाइड्रोजन, यही कम्प्लीटली खर्च हो गया, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है कि जो कम पड़ गया, जो कम पड़ गया वही पहले खर्च हो गया होगा, तो उससे हम निकालेंगे। अब देखो यहाँ से अगर तुम देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो 3 मोल H2 बना रहा है 2 मोल अमोनिया, 3 मोल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर लैंग्वेज नहीं लिखने का मन हो यूनिटरी मेथड में, तो वैसे इस बार मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 3
moles of H2 form 2 moles of अमोनिया। देखो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वही है, लिमिटिंग रेंज जो ये एडवन है ये इसका 3 मोल क्या कर रहा है, इसका 2 मोल अमोनिया का बना रहा है। तो एक्चुअल में डेटा कितना है 6 मोल। तो पहली बात तो 1 मोल के लिए निकाल दें, यूनिटरी मेथड है। 1 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म 3 से 1 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। और एक्चुअल में कितना है 6 मोल दिया हुआ है, तो देयरफॉर 6 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म 2/3 इंटू 6। ये कैंसिल करो, 2 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कितना बनेगा, वो कितना बनेगा 4 मोल। तो बहुत सिंपल ही है, 3 मोल अगर 2 मोल बना रहे हैं तो 6 मोल इसका ट्वाइस हुआ तो इसका ट्वाइस बनेगा। हम सिंपल भी निकाल सकते हैं, पर ये चूँकि प्रोसेस में बता रहा हूँ, अभी आप सीख रहे हैं तो इसलिए पूरा प्रोसेस समझिए कि कैसे होता है। और चूंकि बोर्ड एग्जाम में अगर पूछेगा तो बोर्ड एग्जाम में पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। जैसे यूनिटरी मेथड से हम लोग मैथ्स में सवाल बनाते हैं, वैसे ही इसको दिखाना पड़ेगा बाय प्रोसेस। हाँ, नीट जेईई के एग्जाम में केवल हमें ऑप्शन से मतलब है, आंसर निकालने से मतलब है, तो वहाँ पर हम जितना जल्दी चाहें कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो इसको नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखें नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है। इसमें क्या दिया है कि 6 मोल मीथेन 10 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। अब इसमें सबसे पहली बात कि कौन कम पड़ेगा, कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, कौन पहले खर्च होगा वो निकालना है। दूसरा एक्सेस कौन होगा और कितना होगा वो निकालना है। तीसरा काम कि दोनों जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट जो है वो कितना कितना बनेगा, ये सब निकालना है हमें। और इसको हम निकालेंगे किसकी सहायता से, इसी लिमिटिंग रेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की सहायता से। तो सबसे पहले जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री में तो बैलेंस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन को। अब यहाँ देखिए कार्बन एक, वहाँ भी कार्बन एक है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, वहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पीछे 2 लगा देते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो गया। और इसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 2 है, उधर 2 और प्लस 2 4 है, तो इधर 2 ऑक्सीजन। तो CH4 + 2O2 दे रहा है CO2 + 2H2। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन। ये मीथेन का कंबशन रिएक्शन है एक्चुअल में। अब सबसे पहली चीज़ है कि हम लिमिटिंग रेंज कैसे तय करते हैं, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से क्या है, आप चाहें तो इसको अगर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से लिखेंगे तो इसको ऐसे करके लिखें, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन गैस रिक्वायर 2 moles of O2 gas सिंस यहाँ लगा देते हैं, देयरफॉर कितना मोल है 6 मोल है ना, तो 6 मोल्स ऑफ मीथेन गैस रिक्वायर, 1 मोल को चाहिए 2 मोल, तो 6 मोल कितना चाहिए 2 × 6, 2 × 6 = 12 मोल्स ऑफ O2 गैस। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि 6 मोल को चाहिए 12 मोल्स, है कितना 10 मोल, तो 6 मोल को चाहिए 10 मोल, ऑक्सीजन है 12 मोल है 10 मोल, तो कहीं ना कहीं ये कम पड़ रहा है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सेस। अब कितना एक्सेस, तो आप चाहे यूनिटरी मेथड से इसी तरीके से उल्टा करके लिख सकते हैं कि 2 मोल को चाहिए 1 मोल मीथेन, तो 10 मोल को कितना मिलेगा 5 मोल, तो 10 मोल को 5 मोल, तो 5 मोल खर्च करेगा, इसका 1 मोल एक्सेस। इस बात को इसी तरीके से लिख सकते हैं उल्टा करके। हमने लिखा 1 मोल ऑफ CH4 रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आप उल्टा कर दे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ मीथेन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ मीथेन। तो देयरफॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कितना होगा 1/2 मोल ऑफ मीथेन, और 10 मोल के लिए क्या हो जाएगा 1/2 × 10 लिख ही लेते हैं। अगेन बोर्ड के हिसाब से लिखना सिखा रहा हूँ मैं, नीट जेईई के लिए नहीं, नीट जेईई के लिए डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। 2 बोर्ड में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर करना हो तो ऐसे लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ मीथेन।
आगे हम इतना लिख लिख करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बता दिया करेंगे, बस इस क्वेश्चन पर ऐसा कर दे रहे हैं। Therefore 1 moles of oxygen require 1/2 मोल ऑफ मीथेन। 2 मोल को चाहिए 1 मोल, तो 1 मोल को 1/2 मोल। और कितना मोल दिया हुआ है ऑक्सीजन? 10 मोल है, तो 10 मोल सिंस यहाँ लगा दें और यहाँ देयरफॉर, यहाँ भी देयरफॉर 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 1/2 इंटू 10 इक्वल कितना हो जाएगा? 5 मोल्स ऑफ मीथेन। तो देख लीजिए कितने मोल मीथेन की आवश्यकता होगी? 5 मोल, और है 6 मोल, तो ये एक्सेस हो गया। 1 मोल बच जाएगा, 5 मोल इसका खर्च होगा, 10 मोल इसका पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये कम पड़ रहा है रिएक्शन के अंदर, ये पहले खर्च हो जाएगा और कंप्लीटली खर्च हो जाएगा। ये कुछ बच जाएगा, कितना बचेगा? 1 मोल। अब हम पहले भी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा कितना बनेगा वो गणना हम किससे करेंगे, वो कैलकुलेशन हम किससे करेंगे? हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट से करेंगे, क्योंकि ये 100% खर्च हो रहा है। इससे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम कहेंगे 1 मोल बना रहा है, उसका मान लो बैलेंस करके 1 मोल, तो इसका 6 मोल, जबकि 6 मोल तो इसका खर्च ही नहीं हो रहा है, तो इससे गड़बड़ हो सकता है। हमेशा लिमिटिंग रेंज से करना चाहिए। तो इतना पहले लिख ले, इसके बाद हम प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रेंज चूँकि ऑक्सीजन है, तो इससे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ O2, ठीक है, फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मोल ऑक्सीजन अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से आप देखें, 2 मोल ऑक्सीजन बनाता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 10 मोल कितना बनाएगा? तो 10 मोल तो बाद में पहले यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम लोग, 1 मोल के लिए निकालते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म करेगा कितना? हाँ, 1/2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर कितना है? 10 मोल है। 10 मोल ऑफ O2 फॉर्म 1/2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा? 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना? 5 मोल लिख देते हैं यहीं पे। और इसी प्रकार से अगर हम वाटर का निकालें तो वाटर का क्या करेंगे अगेन? अब इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इतना लंबा लैंग्वेज लिख रहे हैं। सिंपली 2 मोल ऑक्सीजन, फिर से लिमिट वही करेंगे हम लोग। यहाँ क्या करते हैं इसका, अब बोर्ड के लिए जब भी लिखना हो तो ऐसे ही करके आप वाटर के लिए भी निकालेंगे। हम इसका डायरेक्ट मेथड से करते हैं, जिसमें कि लैंग्वेज कम देना पड़े। इधर O2 लिख दो और इधर लिख दो H2O। अब देखो 2 मोल ऑक्सीजन बना रहा है, 2 मोल वाटर, इसका 2 मोल, इसका 2 मोल बना रहा है, तो उस हिसाब से तो 10 मोल इसका 10 मोल बनाएगा। सीधे आंसर निकल गया, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी आप यूनिटरी मेथड से करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 2 मोल बना रहा है 2 मोल, तो इसका 1 मोल बनाएगा, इसका 2/2 जो इधर होता है इससे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो 10 मोल इसका कितना बनाएगा? 1 × 10, तो 10 मोल। तो हालांकि इतना लंबा प्रोसेस हर बार करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लिख पाएँ अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ देता है तो पूरा लिखना पड़ता है, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 30 ml ऑफ N2 गैस रिएक्ट्स विद 100 ml ऑफ H2 गैस हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, फाइंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। मतलब N2 गैस का 30 ml, मतलब क्या है रिएक्शन, N2 प्लस H2 दे रहा है NH3। ये तो गैसियस रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है। और टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? फिक्स है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2N2, तो ये हो गया, यहाँ 3H2 हो जाएगा। हम लोग बार बैलेंस किए। अब इसमें क्या हुआ है, इसका 30 ml दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 100 ml। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करके हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट तय करेंगे। अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम के केस में अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो, तो उस केस में जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, जो उनका रेशियो होता है, उसी रेशियो में वॉल्यूम भी रिएक्ट करता है। यहाँ देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, N2 का 1 है, यहाँ कितना है 3 है, तो 1:3 में रिएक्ट कर रहा है, तो वॉल्यूम भी उसी रेशियो में रिएक्ट करेगा। मतलब इसका 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि 1 वॉल्यूम ऑफ
मैं ऐसे लिख देता हूँ इस चीज़ को, अब इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ N2 और यहाँ लिख देता हूँ H2 और लिख देता हूँ रिएक्ट विद, ठीक है। तो एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिख दो कंप्लीटली रिएक्ट विद, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2। तो उस हिसाब से अगर एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है तो 30 ml 3 टाइम्स हो जा रहा है, तो 30 ml कितने साथ रिएक्ट करेगा, 3 × 30 90 ml H2 के साथ रिएक्ट करेगा। और है कितना दिया हुआ, 100 ml दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक्सेस में है, ये क्या हुआ, ये एक्सेस में है। और एक्सेस कितना बच गया, 10 ml, क्योंकि 90 ml तो खर्च हो जाएगा, 10 ml बच जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम लोग अमोनिया कितना बनेगा वो भी निकालेंगे, तो वो भी बड़ा आसान है। अब देखो यहाँ से देखो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन बना रहा है, 2 वॉल्यूम NH3, बहुत कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 2 वॉल्यूम NH3 बना रहा है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है, इसका 1 है, तो 30 ml ये कितना NH3 बनाएगा, 60 ml। अब चलो इसको निकाल भी लेते हैं, इसको लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं N2 और यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्म, N2 ही लिमिटिंग रेंट है, हाँ, और NH3। अब क्या है, N2 का एक वॉल्यूम NH3 का कितना, 2 वॉल्यूम बनाता है, तो N2 का 30 ml, H2 का NH3 का कितना बनाएगा, 2 × 30 60 ml। एक वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बनता है, ट्वाइस बन रहा है, तो 30 ml से 60 ml बनेगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें 30 ml N2 और 90 ml H2 रिएक्ट करके, मतलब इधर देखें रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम तो 120 ml होता है, जबकि बन कितना रहा है, 60 ml NH3 बन रहा है। तो अब ये ध्यान रखना है कि अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये नहीं है कि वॉल्यूम इतना 30 और इधर 90 है तो उसको जोड़ करके इसका आंसर निकाल देंगे 120 ml। ये हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से निकालेंगे ये कितना बना है। वॉल्यूम का सिंपल एडिशन नहीं होता है, जो जिस सिंपली हम जोड़ देंगे इसका 30 मास में हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हुआ है उतना प्रोडक्ट बनेगा, तो दोनों का जोड़ देंगे, जितना टोटल रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हुआ है उतना ही टोटल प्रोडक्ट बनेगा। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम तो नहीं होता है कोई, इसलिए हम वॉल्यूम में नहीं जोड़ सकते हैं, इसको लिख लें, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो कितना अमोनिया बना, 60 ml। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी मीथेन का ही क्वेश्चन है, मीथेन का कंबशन ही है दिया हुआ यहाँ पे। CH4 जो है 80 ग्राम है, 80 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पर किया क्या है कि पूछ रहा है केवल मास नहीं, मास तो कह ही रहा है निकालने के लिए कितना बनेगा, साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम भी पूछ दे रहा है कि वो भी निकालना है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 टेम्परेचर पर वॉल्यूम निकालना है। अगर इसको देखें ध्यान से तो ये क्या है, ओल्ड STP है, ओल्ड STP या इसको हम NTP भी कह सकते हैं, तो ये है, इस पर वॉल्यूम निकालना है। तो मास के केस में भी हम लोग वैसे ही निकालते हैं जैसे पीछे कर रहे थे, पर थोड़ा सा मास में क्या होता है कि हमें देखना पड़ेगा कि कितना मास इसका कितने मास के साथ रिएक्ट करता है कम्प्लीटली, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की सहायता से ही। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। CH4 + 2O2 देता है CO2 और + 2H2। हम लोग बार बार कई बार बैलेंस किए हैं तो ऐसे ही याद ही है, 4 हाइड्रोजन 4 2 4 ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, कार्बन 1 ठीक। तो इस तरीके से अब अगर एज पर अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन देखें, अकॉर्डिंग टू इसका मतलब तो अकॉर्डिंग ही हुआ, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या है, 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 1 मोल कितना होगा, 12 + 4 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑफ CH4 क्या होगा, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 16 × 32 × 2 कितना हो जाएगा, 64 ग्राम ऑफ O2 के साथ। मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 64 ग्राम ऑफ O2 एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसी 1 ग्राम ऑफ CH4 कितने के साथ रिएक्ट करेगा बताओ, 64 / 16, 64 / 16 ग्राम ऑफ O2। और दिया कितना है हमारे पास, 80 ग्राम है, तो 80 ग्राम ऑफ CH4
कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 64 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 80, कर लो कैलकुलेट। अब यहीं से चाहे तो काट सकते थे, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, और ये कितना हो जाएगा 322 ग्राम ऑफ O2। आप चाहे तो लैंग्वेज देने के लिए यहाँ सिंस लगा दें, यहाँ देयरफॉर, यहाँ भी देयरफॉर हो जाएगा, ठीक है। खैर उस सबसे कोई मतलब नहीं है हमें। तो अब अगर देखें तो 80 ग्राम मीथेन को चाहिए, 80 ग्राम मीथेन को चाहिए 320 ग्राम ऑक्सीजन, जबकि है 160 ग्राम ही। तो इसका मतलब ये कम पड़ रहा है। ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रीएजेंट, ये हो गया लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। अब ये हो गया एक्सेस, और कितना एक्सेस, तो आप चाहे तो इसी प्रोसेस को रिवर्स करके उल्टा करके आप कर सकते हैं कि देखो 64 ग्राम को चाहिए 16 ग्राम मीथेन, 64 ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए 16 ग्राम, तो 160 को चाहिए कितना, वो निकाल सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 320 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए 80 ग्राम ये, और 320 ग्राम ऑक्सीजन क्या है, 160 का ठीक ट्वाइस है, दोगुना है। तो इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा कर दो, इसका मतलब ये क्या होगा, 40 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा और 40 ग्राम बच जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं बाय प्रोसेस निकाले तो निकाल लीजिए, बाय प्रोसेस यही निकाल देता हूँ मैं। देखो उल्टा करके लिखो, 64 ग्राम O2, इधर लिख लो O2, इधर लिख लो CH4, इधर लिख लो रिएक्ट, और डेटा बस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 64 ग्राम O2, 64 ग्राम O2 को चाहिए 16 ग्राम मीथेन। यहाँ से देख लो 64 ग्राम को चाहिए 16 ग्राम मीथेन, तो 1 ग्राम को कितना चाहिए, 16/64 ग्राम, और एक्चुअल में कितना दिया हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया हुआ है 160 ग्राम, तो 160 ग्राम को कितना चाहिए वो भी निकाल लो। तो 16 डिवाइडेड बाय 64 और मल्टीप्लाइड बाय 160, यही होगा 16/64 मल्टीप्लाइड बाय 160। कैलकुलेट करो, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 4 से कैंसिल करो तो 4 4 जा 16, 0 कितना आ गया 40 ग्राम। देखो वही आया आंसर। तो हम लोग कॉमन सेंस का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जरूरी नहीं कि इतना लंबा प्रोसेस करके करना है। ये मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिनको कि सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रहा होगा। ध्यान रखें कि हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड, जिसको कि एक ही नियम भी बोलते थे, वही यूनिटरी मेथड है ये, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि 4 पेन का प्राइस है मान लो 20 रुपया, तो 3 पेन का कितना होगा या 6 पेन का कितना होगा। तो क्या करते थे, 4 पेन का 20 रुपया, तो पहले 1 पेन का निकालते थे कितना होगा, फिर 3 पेन का निकालते थे या 6 पेन का निकालते थे। फिर वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, वही यूनिटरी मेथड का यहाँ भी उपयोग कर रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखें यहाँ पर लिमिटिंग रेंज जो है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के हिसाब से ही हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करते हैं, इधर O2 लिख लेते हैं और इधर लिख ले रहा हूँ मैं CO2, कि CO2 गैस कितना बना है, और इसी प्रकार से मैं इधर लिख ले रहा हूँ, इधर भी O2 और ये बना रहा है H2। 2 स्टेप में हम लोग कर लेंगे, मतलब एक बार O2 से कितना CO2 बना, क्योंकि O2 से ही कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग रेंज है O2 कितना CO2 बना रहा है, और फिर O2 से कितना H2 बन रहा है, ये भी तो प्रोडक्ट है तो इसको भी निकालना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखें तो ये कितना है, 64 ग्राम O2 जो है वो कितना बना रहा है, यहाँ लिख दो फॉर्म, इसमें भी लिख दो यहाँ फॉर्म। सेम प्रोसेस वहाँ भी रिपीट करेंगे, बस पहले एक कर लेते हैं। 64 ग्राम O2 बना रहा है कितना, 12 + 32 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें बताओ 1 ग्राम O2 क्या करेगा, बनाएगा कितना, 44/64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 64 ग्राम बनाया 44 ग्राम CO2, तो 1 ग्राम O2 बनाएगा 44 डिवाइडेड बाय ये नीचे चला जाएगा 64 ग्राम CO2। और एक्चुअल में कितना ऑक्सीजन है जो कम्प्लीटली खर्च हुआ है, 160 ग्राम, तो 160 ग्राम O2 बनाएगा 44 डिवाइडेड बाय 64 गुने 160 ग्राम। कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा ये हो गया 16 10 जा, ये हो गया 16 4 जा, और इसको 4 1 जा 4 4 11 जा, ये हो जाएगा। तो 11 इंटू 10 कितना हो गया, 110 ग्राम। कितना हो गया, 110 ग्राम, ठीक है। तो 110 ग्राम बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है, यही लिख लेते हैं 110 ग्राम, और मोल्स भी यही निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो बना है वो कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो कितना बना है 110 ग्राम, ये गिवन मास हुआ, सॉरी यहाँ कर लेते हैं हम लोग, 110 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इसका कितना है मोलर मास,
44। तो कैलकुलेट करो, ये 11 4 जा हो गया, ये 11 10 जा, ये 2, ये 5/2 मतलब 2.5 मोल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम बाद में निकाल देंगे। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, H2O का निकालते हैं। तो H2O का क्या होगा, 64 ग्राम, यहाँ फिर से वही 64 ग्राम ऑक्सीजन बना रहा है, 2 मोल बना रहा है, तो 1 मोल का तो 18 हो जाएगा, 2 + 16, 2 मोल का 36 ग्राम H2O, यहाँ लिख दो फॉर्म। तो 1 ग्राम O2 कितना बनाएगा वाटर, 36/64 ग्राम। तो देयरफॉर कितना दिया हुआ, 160 ग्राम दिया हुआ, तो 160 ग्राम कितना बनाएगा, 36 / 64 गुने 160 ग्राम। कैलकुलेट करो, 16 10 जा 16 4 जा, यहाँ 4 1 जा 4 9 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा, 9 10 जा 90 ग्राम। कितना हो गया, 90 ग्राम यहाँ वाटर बना आपका। कितना बना वाटर, 90 ग्राम बन गया है। ठीक है, इसका भी मोल्स यही निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा, गिवेन मास बाय मोलर मास। गिवेन मास कितना है, 90 और डिवाइडेड बाय 18। ये ध्यान रखना, ये इसका अलग से है 18, तो ये हो जाएगा 18 1 जा 18 5 जाती है, हो गया 5 मोल H2O। तो इस तरीके से 5 मोल H2O बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको नोट डाउन कर ले, इसके बाद वॉल्यूम निकालते हैं। अब देखिए, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर बना है एट 0 डिग्री सेल्सियस और 180 टेम्परेचर। तो ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि मोल हमें पता है। ये कितना आया था वाटर, 5 मोल निकाला था अभी हमने, तो ये लिख लें। ठीक है, वॉल्यूम कितना बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम, कोई भी गैस हो, उसका कितना होता है इस टेम्परेचर और इस मतलब इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, एनटीपी पे 22.4 लीटर। तो हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। और कितना है, 2.5 आया है, तो 2.5 आया इंटू 22.4 लीटर। ये आप कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा, मैं ही कैलकुलेट करके दूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। चलो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। एक नहीं कुछ तो 10 हुआ, नहीं कुछ तो 10, 5 5 जा 5 2 जा 10, और 2 2 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1120 और डिवाइडेड बाय 20। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 56 लीटर। तो 56 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और यही वॉल्यूम ऑफ H2O अगर हम निकालें तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। तो वो कितना हो जाएगा, उसका 5 आया है इंटू 22.4, तो ये हो जाएगा 112 लीटर। तो इतना हो गया आपका, इसको नोट डाउन कर लें। अब यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं, क्योंकि इससे अधिक और क्वेश्चन करवाएंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबी हो जाएगा। पर केवल इतना क्वेश्चन करने से आपका काम नहीं चलेगा, मैं और भी क्वेश्चन दे दूंगा और उसको बनाना है, खूब प्रैक्टिस करना है, उसका मैं आंसर भी दे दूंगा ताकि आप आंसर मैच कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो भी नए आए हैं हमारे चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हों उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का लाभ मिले।